आज विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ को पार कर चुकी है। जनसंख्या से तात्पर्य है लोगों की संख्या। पृथ्वी पर कितने लोग रह रहे हैं, ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा से उठता है। कोई भी देश स्वर्ण से नहीं बल्कि वहाँ के स्त्रियों और पुरुषों से महान बनता है। ये प्रसिद्ध वाक्य है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, जो प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को यदि महान बनाना है तो वहाँ के स्त्रियों और पुरुषों पर हमें अध्ययन करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। यदि हम वितरण की बात करें तो इस बारे में एक और कथन है जॉर्ज बी क्रेसी का। उन्होंने हमें बताया कि एशिया की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर रहती है और 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर रहती है। इसका मतलब ये है, जो वितरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। यही कथन जॉर्ज बी क्रेसी का विश्व की जनसंख्या पर भी लागू होता है। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। यदि हम विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों की बात करें तो वो 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो 10 देश हैं जिसमें से आप सब जानते हैं नंबर 1 स्थान है चीन का 143.93 करोड़ की जनसंख्या के साथ में। दूसरा स्थान है भारत का। तीसरा स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो एक महान शक्तिशाली देश है। चौथा स्थान है इंडोनेशिया। पांचवा स्थान है पाकिस्तान का। छठा ब्राज़ील। सातवां नाइजीरिया। आठवां बांग्लादेश। नौवां रूस और 10वां मैक्सिको। इस सूची में ध्यान देने बात यह है कि 10 में से 5 देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के देश हैं। रूस दोनों महाद्वीपों में स्थित है। रूस विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश होते हुए भी जनसंख्या के मामले में 9वें स्थान पर आता है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या किसी निश्चित स्थान पर ही रहना पसंद करती है। किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक तो किसी स्थान पर कम। इसे हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। कैसे निकाला जाता है जनसंख्या का घनत्व? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से हम जानते हैं। इसके लिए एक सूत्र है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1,50,000 है और वहाँ का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो हमारे सामने उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व होगा 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व में किसी स्थान पर जनसंख्या सघन है तो कहीं पर विरल है और कहीं पर मध्यम है। ऐसे कौन से स्थान हैं जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं? ऐसे स्थान हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग और एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 200 से अधिक वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। दूसरे वो क्षेत्र जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ये क्षेत्र होते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल वाले क्षेत्र और विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा प्राप्ति वाले क्षेत्र, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। ऐसा वहाँ की विषम जलवायु के कारण होता है। तीसरे वो क्षेत्र हैं जो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र हैं यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन, और यदि हम एशिया में बात करें तो पूर्वी चीन और दक्षिणी भारत। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 11 से लेकर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का रहता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। क्यों कुछ लोग ज़्यादातर एक ही स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा दूर दूर नहीं रहते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं? यदि हम कारकों की बात करें तो हमारे सामने 3 कारक हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे पहला स्थान आता है जल की उपलब्धता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कृषि के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ जल की उपलब्धता वर्ष पर्यंत सुनिश्चित की जा सके। यदि हम देखें तो आज भी ज़्यादातर आबादी उन क्षेत्रों में है जहाँ पर नदी घाटियाँ हैं। दूसरा स्थान आता है भू आकृति का। व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करता है जो मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं,
क्योंकि वहाँ पर मकान बनाना, उद्योगों की स्थापना करना, यातायात के मार्गों का विकास करना आसान होता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये कष्टकर कार्य होते हैं। यदि हम देखें तो भारत में गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में है, जबकि भारत देश में ही हिमालय पर्वत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा स्थान है जलवायु का। फिर से वही बात, व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु सुखद होती है। व्यक्ति अत्यंत उष्ण और शीत जलवायु में रहना पसंद नहीं करता, इसीलिए जनसंख्या का घनत्व उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ की जलवायु वहाँ के लोगों के लिए अनुकूल होती है। यदि हम देखें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इतिहास के प्राचीन समय से ही जनसंख्या घनत्व अधिक रहता है। चौथा स्थान आता है मृदाओं का। मृदाएं उपजाऊ मृदाएं व्यक्तियों को वहाँ रहने के लिए आकर्षित करती है, जबकि अनुपजाऊ मृदाएं लोगों को आकर्षित नहीं करती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारकों की। इसमें पहला स्थान है खनिजों का। खनिज, जहाँ पर भी खनिज निक्षेप अधिक होते हैं वहाँ पर उद्योगों की स्थापना होती है। उद्योग और खनिज लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। यदि हम देखें तो अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया की जो तांबा पेटी है वो इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि वहाँ पर इन खनिजों का निक्षेप है। दूसरा कारक आता है नगरीकरण का। नगर का अच्छा जीवन, यातायात सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार की सुविधा लोगों को नगरों में रहने के लिए आकर्षित करती है और लोग नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। आज भी हम देखें तो विश्व के महानगर बड़े से बड़े होते ही जा रहे हैं। तीसरा स्थान आता है औद्योगिकरण का। उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है, मजदूरों को रोजगार मिलता है। मजदूरी नहीं बल्कि बैंक कर्मी, चिकित्सा कर्मी, शिक्षा कर्मी, सेवा कर्मी सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है। यदि जापान का जो कोबे ओसाका क्षेत्र है वो इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तीसरा जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून, ऐसे कई उदाहरण हमें मिल जाएंगे जो लोगों को वहाँ पर रहने के लिए आकर्षित करते हैं। अब हम दूसरे चार्ट के माध्यम से हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम था विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। हमने अब तक वितरण की बात की, अब हम बात करेंगे वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। अर्थात किसी स्थान पर किसी निश्चित अवधि के दौरान यदि हम अंतर करके देखें तो हमें वहाँ की वृद्धि आसानी से दिखाई दे जाएगी। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। यदि वहाँ पर लोगों का आना ज़्यादा हुआ है या जन्म ज़्यादा हुए हैं तो धनात्मक वृद्धि हुई है, नहीं तो ऋणात्मक परिवर्तन वहाँ पर आए हैं। हमारा दूसरा बिंदु है जनसंख्या की वृद्धि दर। जनसंख्या की वृद्धि दर कैसे ज्ञात की जाती है? यदि हम वर्तमान समय की जनसंख्या को उसके तुलनात्मक वर्ष से माइनस कर दें और बटे में भी जो पुरानी जनसंख्या है उसे लिख दें तो हमें वहाँ की वृद्धि दर प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। यहाँ पर हमें दो बिंदु दिख रहे हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। दोनों में एक विशेष अंतर है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में उस स्थान पर जन्म और मृत्यु का ही अध्ययन हम करते हैं, जबकि वास्तविक वृद्धि जानने के लिए जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, यानी जन्म और मृत्यु के अलावा वहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की संख्या और वहाँ से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या को भी हम देखते हैं, तभी हमें वहाँ की वास्तविक वृद्धि की जानकारी होती है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं? पहला स्थान है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। हम जन्म दर कैसे निकालते हैं? किसी
किसी वर्ष विशेष में जो जीवित जन्म है अपॉन उस क्षेत्र विशेष की जो उस वर्ष की जनसंख्या को है, यदि हम 1000 से गुणा कर देते हैं तो हमें जन्म दर प्राप्त हो जाती है। और वैसे ही मृत्यु दर में भी हम मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या को 1000 से गुणा कर देते हैं तो मृत्यु दर प्राप्त हो जाती है। हमारा तीसरा बिंदु है प्रवास। प्रवास का अर्थ होता है व्यक्ति जब एक स्थान से को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का अर्थ होता है जब व्यक्ति दूसरे स्थान से किसी शहर में जाकर बस जाता है तो वो वहाँ के लिए आप्रवासी होता है। और उत्प्रवास का अर्थ होता है जब व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में जाकर बस जाता है तो उत्प्रवास कहलाता है। अप्रवास, आखिरकार आप्रवास होता क्यों है? आप्रवास के लिए कुछ ऐसे कारक होते हैं, 2 प्रकार से वो हमें प्रभावित करते हैं। एक तो प्रतिकर्ष कारक और दूसरे अपकर्ष कारक। जो व्यक्ति अपना क्षेत्र छोड़ता है वहाँ पर बेरोजगारी या प्रतिकूल जलवायु, अशांति, ऐसे कुछ कारक रहे होते हैं जिससे व्यक्ति अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर अच्छा रोजगार, अच्छी जलवायु, राजनीतिक स्थिरता, शांति, ये कारक ऐसे होते हैं जो उस व्यक्ति को आने के लिए प्रभावित करते हैं। यदि हमने इतनी सारी बातें जनसंख्या के बारे में पढ़ी, इससे इसकी कुछ प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आती है। यदि हम देखें तो 8000 से 12000 वर्ष पूर्व तक विश्व की आबादी मात्र 80 लाख थी, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का समय आता गया और औद्योगिक क्रांति हुई उस समय 55 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो गई। इसका इतनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने का कारण है प्रौद्योगिक और स्वास्थ्य सेवाओं से जनसंख्या वृद्धि, और विकसित देशों में प्रौद्योगिक और स्वास्थ्य सेवाओं से जनसंख्या वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को सुखद बनाया और स्वास्थ्य सेवाओं में भी विस्तार हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं से जन्म दर पर नियंत्रण तो नहीं हो सका, लेकिन मृत्यु दर पर काफ़ी हद तक रोक लगी। इसलिए एक समय ऐसा आ गया जब स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई।